सभी को सादर नमस्ते। आप सभी भारतवासियों को मेरी ओर से चैत्र शुद्धि नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। ईश्वर की कृपा दृष्टि के पात्र आप सभी बने रहें, ऐसी मैं ईश्वर से अपने सब सनातनी भाइयों के लिए, सब भारतवासियों के लिए कामना करती हूँ। एक घटना इतिहास के पन्नों में कई बार बचपन से सुनी, उसको पढ़ा, और वो घटना वास्तव में हमें गौरवान्वित करने वाली है, जिसे इतिहास के पन्नों में चोरा चोरी कांड के नाम से जाना जाता है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की आत्मकथा में भी इस घटना का जिक्र मिलता है। और निश्चित रात में जिस प्रकार से एक क्रांतिकारी टोली के द्वारा एक खजाने पर हमला किया गया चलती ट्रेन में, वो हमला अपने स्वार्थ के लिए नहीं था, वो अपने देश हित के लिए था, अपनी भारत माता की आज़ादी के लिए हुआ था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले इसी भारत का एक ऐसा प्रांत जिसे हम हैदराबाद के नाम से जानते हैं, उस हैदराबाद में भी रातों रात कुछ ऐसी ही घटना हुई। और मुझे लगता है जो हमारे प्रकृति प्रेमी हैं, जो इस प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं, इसे अपनी माँ मानते हैं और मानव जीवन के साथ इसका सीधा संबंध जो मानते हैं, जो इसकी अहमियत को समझते हैं, उन्हें उस घटना के विषय में बहुत जानकारी पहले से होगी कि वो घटना भी कुछ इसी प्रकार की हुई। उसे चोरा चोरी कहा जा सकता है, पर जो मैंने पूज्य पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की बात कही, आप इसकी तुलना उससे मत कीजिएगा, क्योंकि वो जो चोरा चोरी कांड था वो परोपकार के लिए, देश हित के लिए था, भारत माता की आज़ादी के लिए था। और ये जो चोरा चोरी रातों रात हैदराबाद में जो 400 एकड़ का जंगल, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही रोक लगा दी थी, पाबंदी लगा दी थी, पर उसके बावजूद भी जो तथाकथित वहाँ की कांग्रेस सरकार है, जिसे एक तरह से रेड्डी सरकार के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी चर्चा न्यूज चैनल में बहुत हो रही है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा का भी उल्लंघन करके रातों रात उस 400 एकड़ के जंगल में दर्जनों बुलडोजरों का प्रवेश कराया। और जब वो प्रवेश हो रहा है तो हम देख रहे हैं उस भीभत्स दृश्य को, जहां पर पशु पक्षी चिल्ला रहे हैं। शायद जिस मानव में आज संवेदनहीनता इतनी आ चुकी है, दया का स्तर इतना गिर चुका है, और एक तरह से जिसके अंदर से मानवता निकल कर के जा चुकी है, जिसके भय के कारण, जिसके डरावे के कारण पशु पक्षी चिल्ला रहे हैं, उनकी वो चिल्लाहट शायद उस सरकार के या उनके कर्मचारियों के कानों तक तो नहीं पहुंची, लेकिन जिनका संबंध इस प्रकृति के साथ में है, उनके कानों तक वो चीखें अवश्य पहुंची होगी। मानव आज विकास के नाम पर, अपनी सुविधा के नाम पर इस प्रकृति का इतना जो अपमान कर रहा है, आज तो लग रहा होगा उस सरकार को कि हैदराबाद के उस 400 एकड़ के जंगल को काट करके और वहां पर एक आईटी पार्क बना दिया जाए, सुंदर सा यूनिवर्सिटी के पता लगा तरह तरह की चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए वहां पर एक इस प्रकार का प्रकल्प खड़ा कर दिया जाए। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये केवल उन पशु पक्षियों का घर नहीं उजाड़ा जा रहा, मनुष्य अपने ही घर को उजाड़ने में लगा हुआ है। ये पूरी पृथ्वी हमारा घर है। और मुझे कई बार आश्चर्य होता है जब मैं इस प्रकार की योजनाओं के विषय में सुनती हूँ। बहुचर्चित एक योजना है कि हमें 2035 में मंगल ग्रह पर बसाया जाएगा। क्षमा कीजिएगा, हमें नहीं, उसमें तो शायद जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, अरबपति खरबपति, उनका नंबर आएगा, हमारा नंबर तो उसमें आने वाला है नहीं। पर जिनको भी मंगल ग्रह पे बसाया जाएगा, जहाँ पर कोई जल नहीं है, वायु नहीं, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ अरबों खरबों की राशि खर्च करके तब आप व्यवस्था बना रहे हो। और जो व्यवस्था कुदरत ने आपको स्वयं बना करके दे दी, जहाँ पर जल है, जहाँ पर वायु है, जहाँ पर अन्न है, जहाँ पर औषधियाँ हैं, जहाँ पर ये हरे भरे पेड़ पौधे हैं, और ये जीव जंतु जो चिल्ला रहे हैं, जो कराह रहे हैं, जिनकी दर्दनाक चीखें सुनी नहीं जा रही हैं, सहन नहीं हो पा रही हैं, आप चिंतन कीजिएगा, ये तो सब प्रकृति के लिए साधक हैं।
ये तो सब जो मनुष्य जीवन इस पृथ्वी पर चल रहा है उसमें सब एक मुख्य भूमिका में, एक अहम भूमिका में है। परमात्मा ने इन्हें अपने अपने कर्तव्य देकर के भेजा और ये उस कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, प्रकृति का संतुलन बना रहे हैं, प्रकृति के लिए सहायक है। हाँ, इसमें सबसे बड़ी बाधा अगर किसी के माध्यम से उत्पन्न हो रही है तो वो मनुष्य के माध्यम से उत्पन्न हो रही है। मैंने पूज्य स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी की जीवन की उनकी एक वीडियो सुनी, वैसे तो बहुत सारी सुनी, पर एक वीडियो में उन्होंने मध्य प्रदेश के जबलपुर की एक घटना का उल्लेख किया। एक दादी माँ जिस पर केस चला कोर्ट के अंदर, और केस उसके इस अपराध को लेकर के था कि उसने रोटी बनाने के लिए जंगल से कुछ लकड़ियां काटी। तो जिस समय उसे जज के सामने लाया गया तो वो माँ बोल रही है कि यदि मैं रोटी बनाने के लिए लकड़ियां ना काटूं तो क्या मैं रोटी बनाने के लिए अपने हाथ जलाऊंगी। अब उस पर वो केस चला तो हमारे दीक्षित जी का कहना था कि हम उनके पक्ष में कहीं ना कहीं उसमें सहयोगी हैं और उस पर आगे कार्रवाई को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो माता जी तो नहीं रही। तो आप विचार करना कि जहां पर 2 लकड़ियां काटने पर एक वृद्ध महिला पर केस चलता है, वहां 400 एकड़ का जो इतना सुंदर जंगल जिसे हम काचा गाची बोवली के नाम से जानते हैं उसको उजाड़ा जा रहा है। और एक तरह से मैं समझती हूँ शायद उजाड़ ही दिया गया है। यदि ध्यान रखिएगा, आज ये चीज़ें वहाँ से उजाड़ी जा रही है और केवल वहाँ से नहीं, ये पूरी धरती पर मनुष्य विकास के नाम पर उजाड़ कर ही रहा है और उसकी ये प्रक्रिया चल ही रही है। तो निश्चित अगर ये प्रक्रिया बढ़ती चली गई, जंगल काट करके हम बिल्डिंग खड़े करते चले गए, ITI जैसे पार्क खड़े करते चले गए और केवल अपनी सुविधा के लिए हम बनाते गए बड़े बड़े भवन, तो हम पशु पक्षियों का घर नहीं उजाड़ रहे, हम अपना पृथ्वी रूपी घर उजाड़ रहे हैं। और जिसका भविष्य में मानव को इतना गहरा परिणाम भुगतना पड़ेगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप देखिएगा, अभी मार्च समाप्त हुआ है और अप्रैल आरंभ हुआ है, लेकिन टेम्परेचर कहाँ पहुंचा हुआ है? 45, 46, 47, कहीं कहीं तो 50 से ऊपर तक क्रॉस कर गया है। तो अगर अप्रैल के अंदर ये हालत है, इतनी उष्णता बढ़ी है, तो आप सोचो जून में हमारी क्या हालत होने वाली है। और ये केवल एक प्रांत की बात नहीं है, ये सब जगह की बातें हैं। तो क्या मनुष्य का इस पर कोई ध्यान नहीं होना चाहिए? क्या इस गर्मी को, बढ़ती गर्मी को, बढ़ती उष्णता को आपके AC आपको बचाएंगे, आपके पंखे आपको बचाएंगे? नहीं। आपको अगर कोई बचाएगी तो वो ये प्रकृति बचाएगी, ये वृक्ष बचाएंगे, ये जंगल बचाएंगे। इसीलिए उस जंगल को जैसे हैदराबाद का लंग्स कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही हमारे लिए जो हरे भरे वन हैं, हरे भरे जंगल हैं, ये निश्चित हमें जीवन प्रदान करने का कार्य दे रहे हैं। तो मैं समझती हूँ जो भी प्रकृति से प्रेम करते हैं, अपनी आवाज़ को ध्यान रखिएगा, बुलंद कीजिए और इस प्रकार की जो कार्यवाही चल रही है इनका विरोध कीजिए। अधिक से अधिक जंगलों को बढ़ाने में, पेड़ लगाने में अपनी रुचि दिखाइए और इस मुहिम को एक होकर के चलिए। क्योंकि यदि आपको लगता है कि मैं AC के घर में बैठ कर के अपनी जान बचा लूँगा या मैं धन से अपनी जान बचा लूँगा, तो कोविड समय में जिनको ऑक्सीजन नहीं मिली वे नोटों की गड्डियां लेकर के खड़े थे और उन्होंने अपने लोगों को अपने सामने तड़प तड़प करके प्राण गंवाते हुए देखा है। ध्यान रखिएगा, धन से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन धन से इस प्रकृति का सुधार आप नहीं कर सकते, धन से इस वातावरण का सुधार आप नहीं कर सकते। इस वातावरण का सुधार अगर होगा तो तभी होगा जब हम इस पूरी प्रकृति को अपनी माँ मानेंगे, इन जीव जंतुओं के प्रति दया और सहिष्णुता दिखाएंगे। इन्हें परमात्मा ने भोग योनि में भेजा है, इसलिए इनके पास में भागने के अलावा कोई चारा नहीं, पर हम कर्मशील प्राणी हैं। परमात्मा ने हमें कर्म करने के लिए भेजा है, सब पर दया करने के लिए भेजा है। तो घर को उजाड़ने में अपनी ताकत न दिखाए, घर को बसाने में, जीवों पर दया करने में, उनमें हम अपनी ताकत दिखाएं। तो मैं समझती हूँ निश्चित पेड़ बचेंगे, जंगल बचेंगे, पशु पक्षी बचेंगे, तो हम भी बचेंगे। इस मुहिम को तेज करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।